बाद
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। तो अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला? लेकिन आप इसको इस तरीके से पढ़िएगा। एक और भी बात बताइए ना, वक्र पृष्ठ और प्लस 2πr ये भी तो होता है। इसी में तो कॉमन लेके हम लोग 2πr प्लस r बना लेंगे। उससे एक फायदा ये मिलेगा, ये जो 2πr आपको अलग से दिखता है, ये 2πr पता क्या है? ये इस बेलन का वक्र पृष्ठ ही होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला भी है। तो 2πr² डायरेक्ट निकल आएगा। आपको त्रिज्या ही तो निकालेंगे केवल। संपूर्ण पृष्ठ की जगह आप कितना लगाएंगे? 465। इसके बाद आपको पता है 2πr हमारा वक्र पृष्ठ और ये पता है संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है, ये आपको बोला गया है। तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा अगर 462 होगा तो इसका 1/3 हम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 154। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आ जाएगा 154 और प्लस हमारा क्या आएगा? 2πr। अब r की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 154 को इधर आप अगर माइनस कर देंगे इसमें से तो 308 आ जाएगा और बराबर में बचेगा हमारे पास क्या? 2πr। उसे और डिवाइड कर दो इसको, कितना आ जाएगा? अगर आप यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो पाई का मान आप 22/7 में लगाएंगे और यहाँ पर आएगा r का हिस्सा। 22 से 154 डायरेक्ट कितने बार में जाएगा? 7। r² की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 7 × 7 49 और 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है। तो जो त्रिज्या होगी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका ये है, हमने लास्ट क्लास में एक सवाल किया था जिसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात दे रखा था। तो हमने क्या किया? रेडियस का और हाइट का रेशियो निकाल दिया था। तो रेडियस और हाइट का रेशियो निकाल के आप रेडियस हाइट की जगह पर वो वैल्यू लगा के आप निकाल सकते हो। लेकिन तो थोड़ा लेंथ हो जाएगा। अब थोड़ा सोचने की बात ये है कि इस चीज़ को आप डायरेक्ट कर सकते हो 308 2πr²। अगर ये 1/3 है तो जाहिर सी बात है ये वाला कितना बचेगा? 2/3। अगर फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से जाने ये 1/3 था तो बचा हुआ पार्ट 2/3 और 2/3 अगर आप डायरेक्ट निकाल लेते 462 का तो आपका 154 × 2 डायरेक्ट आपको पता लग जाता है ये 2πr² कितना है। तो निकाल देखो इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रहेगा कि ये बचा हुआ पार्ट है तो आप डायरेक्ट दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² और आयतन होता है 4/πr। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग r से। तो आप कैसे ध्यान रखिए कि जब भी त्रिज्या की बात हो या व्यास की, एक ही बात है, रेशियो चेंज नहीं होता। त्रिज्या और व्यास का जो भी रेशियो होगा, आप मान लो जैसे x और y है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर कर देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो स्क्वायर में हो जाएगा, x² y। और आयतन की बात करें तो वो क्यूब में हो जाएगा क्योंकि आप त्रिज्या का क्यूब करते हैं x की पावर 3 और y की पावर। अब कई बार ये होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात देगा, आयतन का पूछेगा, आयतन का अनुपात देगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या का अनुपात नहीं देगा क्योंकि वो डायरेक्ट हो जाएगा, फिर तो वो आसानी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? 4:। अभी मैंने क्या रखा? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो स्क्वायर में होगा, यानी कि ये x² और π² दे रखा है। अब आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आप पृष्ठीय क्षेत्रफल से किसका अनुपात निकालेंगे? त्रिज्या। तो आपको त्रिज्या का अनुपात पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ से त्रिज्या का अनुपात कैसे निकाले? आप ये बताओ कि ये स्क्वायर किसका होगा? त्रिज्या के स्क्वायर का ही तो अनुपात है ये। तो 2 का स्क्वायर है और 9 कितने का स्क्वायर है? 3 का। आपने क्या किया? अब निकाल लिया x अनुपात x² y² का रेशियो दे रखा है, x y निकाल दिया। अब आयतन का निकालेंगे तो त्रिज्या के अनुपात से डायरेक्ट निकालूंगा। अब त्रिज्या का अनुपात पता है तो आयतन का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है आयतन का जो रेशियो होता है क्यूब में होता है। क्यूब किसका करना है? जो त्रिज्या का रेशियो। त्रिज्या का रेशियो 2 3 है तो 2 का क्यूब कर लो एक तरफ और एक तरफ 3 का। तो 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 8:27 होगा। है कुछ नहीं, ओरल कैलकुलेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको लिखना जरूरी है। 4 और 9 किसका स्क्वायर है ये आप ऐसे ही सोच सकते हैं। मुझे पता है आयतन का रेशियो निकालेंगे तो उसका क्यूब करना।
समान त्रिज्या के एक गोले और एक बेलन का आयतन बराबर ही है। तो देखो गोले का और बेलन का आयतन अगर बराबर है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बेलन की इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। देखो आर दोनों जगह सेम मत रखो क्योंकि दोनों की समान त्रिज्या की अगर बात कर रहे हैं तो दोनों की त्रिज्या समान ले सकते हैं। यहाँ पर भी आर वही है और यहाँ पर भी आर। इसका मतलब आर से आर को कैंसिल किया जा सकता है जी, क्योंकि जब त्रिज्या दोनों की बराबर है तो रेडियस से रेडियस को कैंसिल कर सकते हैं। ये आर की पावर कितना है, तो आर की पावर 3 में अगर भाग करेंगे तो कितना बचेगा, आर की पावर 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। तो आप देखो इधर h लिखा हुआ है और ये जो r है ना इधर आएगा तो डिवाइड भी तो आ जाएगा। h/r आपको डायरेक्ट पता लग गया कितना आ रहा है 4। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो पहले त्रिज्या वाला डेटा लिखेंगे कितना आएगा 3 और फिर लिखेंगे ऊंचाई के सामने कितना आ रहा है 4। तो त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात होगा वो होगा 3/4। एक ठोस गोलार्ध है, मैंने पहले भी कहा कि गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, ठीक है, उसका आयतन दे रखा है। तो गोलार्ध के आयतन का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, आधा हो जाएगा तो 4/3 का आधा कर लो 2/3 पाई आर 2/3 पाई आर क्यूब। और ये आयतन हमको दे रखा है 19,440। कोई बात नहीं, आप इसके बराबर लिखिए 19,440। अब देखो इसमें और कोई डायमेंशन होती नहीं है, उसको रेडियस तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से, आर की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 2/3 पाई की जगह हम कितना लगाएंगे 22/7 आर क्यूब है, इसको 19,404 है, इसको आप देखो कितने बार कटेगा। पहले तो आप देखो 11 से ये 2 बार में कट जाएगा तो ये वाली वैल्यू 11 से कितने बार में कटेगी, 11 का 1 बार, 8 बचेगा 4 बचेगा, 11 का 7 बार, फिर बचेगा 7 ऊपर 0, 11 का 6 बार और फिर 11 का 4 बार। इससे डायरेक्ट ही काटो, 2 × 2 4 होता है, 4 से आप इसको काटिए डायरेक्ट, 4 × 4 16, 4 × 4 16 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये 7 × 3 कितना है 21। तो आर क्यूब के बराबर आ रहा है 441 और इंटू में कितना आ गया, ज़्यादा कुछ करना मत, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 9261 आ जाएगा, जो इसका ये 21 का स्क्वायर है और ये 21 की पावर 1 है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये 21 की पावर कितनी होगी 3 स्क्वायर ये है, ठीक पावर यहाँ है, तो गुणा करते तो पावर को ऐड कर देंगे, पावर 3 से पावर 3 को अगर हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है। सवाल का आंसर नहीं है, आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो क्या होता है 3πr²। तो याद रखना गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम नहीं, सॉरी गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ तो सेम होता है, लेकिन अर्धगोला होता है तो उसका वक्र पृष्ठ 2πr² होता है और संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। यहाँ पर वो क्या है संपूर्ण पृष्ठ बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको लगाना है 3πr²। पाई की जगह हमने 22/7 यूज किया, आर की जगह 21 स्क्वायर को 2 बार, 7 से हमारा 21 कटेगा कितनी बार में 3 बार। अब आप इसको सरल कर सकते हैं, 3 × 3 9 हो जाएगा, 21 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 465 आ जाएगा। ये 9 × 4 3600 कुछ आएगा, तो 3600 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 41/18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल करने का तरीका समझ लिया, यही होता है, आपको फॉर्मूले पता आप कर लोगे कोई, लेकिन थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। संपूर्ण प्रश्न आया है तो यहाँ पर आप देखो मल्टीप्लाई में तो वैल्यू क्या आ रही है 3 से तो कटेगा ही कटेगा आंसर, पाई आया है तो 11 से कटेगा, आर हमारा 7 का मल्टीपल होगा ही होगा इसमें, क्योंकि हाइट तो होती नहीं, मतलब ये समझ लो 11 से भी वैल्यू कटेगी, 7 से भी कटेगी और 3 से, तो डिविजिबिलिटी लगा के काम आसान हो सकता है। अगर आप देखें 8 3 11 और 2 13, ये तो 3 से कटेगी ना, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से नहीं कटेगा तो वो संख्या 3 से नहीं कटती। अगर हम बात करें 8 3 11 7 18 और 1 19, क्या ये कटेगा नहीं, 8 5 13 13 2 15 15 8 23 नहीं, 8 5 13 13 1 14 14 4 18 यही कट रहा है।
क्वेश्चन में 19,404 है, 4,4,8,9,17, मतलब इसका, अरे ये तो हमें दे रखा है, निकालना तो हमें संपूर्ण पृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठ ये वाला है जो ऑप्शन में, इसको चेक करना है, इससे मतलब नहीं है आइटम क्या है, मतलब ये नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था टाइम ठीक है आपके पास, समय आप सॉल्व कर सकते हैं, टाइम ही नहीं है और आपके पास 10, 20, 50 सेकंड बचे हैं, तो प्रेशर में पहली बात तो आप ये सवाल अगर करने बैठ जाओगे तो कैलकुलेशन गलत हो सकती है। दूसरी चीज ये ज़्यादा आसान है कि 11 साल 3 से चेक कर लिया, हो सकता है एक ही ऑप्शन कट रहा हो, हमारी किस्मत अच्छी हुई तो काम थोड़ा आसान होगा। 1, 6 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 3 गोलों को पिघलाया गया और एक नया गोला बनाया गया। मैंने क्या कहा कि जब भी आप 3 गोले हैं छोटे, इनको पिघलाकर हमने एक नया गोला बनाया, तो जो इन तीनों का वॉल्यूम होगा, तीनों का आयतन होगा, मिला के इस नए गोले के आयतन के बराबर ही तो है, क्योंकि जब हम पिघला के कोई चीज बनाते हैं तो उसकी मेटल उसमें यूज कर लेते हैं, आयतन उतना है, ठीक है। तो आयतन क्या आएगा, देखो आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला, ये तो होता है, ज्यादा सोचो मत, 4/3 को पाई, ये तो कॉमन ही आएगा, सभी में आएगा। पहले वाले गोले की त्रिज्या का क्यूब, दूसरे वाले गोले की त्रिज्या का क्यूब, प्लस तीसरे वाले गोले की त्रिज्या का। जब आपको पता है 4/3 पाई तो मैं तीनों में लगाऊंगा, 4/3 पाई तो बाहर ही रहेगा, केवल r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r2 बराबर में। आपको पता है ये बड़ा सा गोला है, इसके बारे में नहीं पता, इसकी त्रिज्या हमने मान ली क्या है r। अब ये जो गोला है इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो जो इस गोले का आयतन होगा वो इन तीनों के आयतन के टोटल के बराबर होगा। फॉर्मूला यहाँ भी 4/3 पाई r क्यूब लगेगा, लेकिन 4/3 पाई अगर कॉमन कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा 4/3 पाई को कैंसिल कर देंगे। कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है, तीनों गोलों की त्रिज्याओं का क्यूब बड़े गोले की त्रिज्या के क्यूब के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको पता है क्या है, 1 का क्यूब है प्लस 6 का क्यूब है और प्लस 8 ये बराबर है इस वाले गोले की त्रिज्या का। मैं आपको बता चुका हूँ 1, 6, 8 का क्या बनता है, 9 घन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था 2, एक बताया था 1, 6, 8, जिसको अगर पिघला के बनाएंगे तो 9 बनेगा क्यूब वाले केस, और एक बताया था 3, 4, 8, इसको पिघलाएंगे तो क्या बनेगा, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्ड, मतलब यहाँ से आप समझ लो यही ऐसा होता है ना, क्यूब में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे 9 का क्यूब आपने लिया, 9 के बाद 10 का क्यूब, ऐसा होता है ना कि इनके बीच में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो आप अगर यहाँ पर वैल्यू देखना जैसे 1, 6, 8, बहुत ज्यादा वैल्यू ऐसी पॉसिबल भी नहीं है कि आप 3 का क्यूब जोड़े और चौथे का क्यूब बन जाए। 14 सेंटीमीटर वाली गोल गेंद है, इनको पिघलाना है और फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली आपको बताना है कितनी गेंद बनाए। जब आपको पिघला के कोई चीज़ बनानी तो एक तो ये होता है आयतन बराबर। दूसरी चीज़ ये है जैसे कभी आपसे पूछते दीवार में कितनी ईंट है, ईंट का भी वॉल्यूम होता है, दीवार का भी वॉल्यूम होता है। दीवार के आयतन को ईंट के आयतन से डिवाइड कर दोगे, सिंपल सा पता लग जाएगा कितनी। एक सवाल आता है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में साबुन का साइज बताया जाएगा कितने साबुन पैक किए जा सकते हैं, तो जिसकी संख्या निकालनी हो आपको तो उस आप ध्यान रखो कि जिस अगर जैसे आपको बॉक्स में साबुन पैक करना है तो बॉक्स बड़ा होगा, साबुन बॉक्स के आयतन को साबुन के आयतन से डिवाइड कर लो, संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता है जब संख्या निकालनी कितनी संख्या होगी, तो जो बड़ा गोला है आपके पास, बड़े गोले का आयतन और छोटे गोले के आयतन से डिवाइड कर दो। जो छोटे गोले आपको बनाना है गेंद, बड़ी गेंद का आयतन और जो आपने छोटी गेंद बनाई है उस छोटी गेंद के आयतन से डिवाइड कर दो। फॉर्मूला तो सेम रहेगा क्योंकि आपसे बता दिया गया है कि जो गेंद है वो कैसी है। तो अगर आप फॉर्मूला सेम लगाएंगे तो ऊपर लगाएंगे 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। बड़े गोले के लिए कैपिटल आर लिखेंगे, छोटे गोले के लिए स्मॉल आर लिखेंगे। 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। 4/3 पाई का कोई वैल्यू नहीं है, ये तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। मतलब बड़े गोले की त्रिज्या का क्यूब छोटे गोले की त्रिज्या के क्यूब से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ 14 का क्यूब आएगा और यहाँ कितने का आएगा। तो अब देखो एक चीज समझ लो, 14 का क्यूब मत सोचो, अगर क्यूब दोनों पे है तो बाहर कॉमन भी तो कर सकते हैं। 2 से सीधे सीधे हम इसको 14 को डिवाइड करके कितना आ जाएगा 7। अगर 7 आ जाएगा तो 7 का क्यूब हमारा कितना होगा 343। तो 343 की संख्या रहेगी छोटी।
संख्या निकालने के लिए हमेशा सीधे मतलब त्रिज्याओं का ही कर दिया करें। 4/3 कर ही जाएगा और फिर कर सकते हैं। जैसे घन वाले में होता है उसमें तो क्यूब ही होता है, उसमें तो होता ही नहीं होता। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कॉमन होकर कट जाएगी। उसके अलावा जैसे त्रिज्या अलग अलग है तो त्रिज्या का क्यूब डिवाइड कर। अभी रीजनिंग में जो टॉपिक आप पढ़ोगे घन बनाम, तो रीजनिंग वाले केस में वो अलग होता है, वहाँ पर भी आप सीखेंगे क्या। आओगे सब लोग, इसलिए मतलब टेस्ट का मतलब छुट्टी समझ लेते हैं। टेस्ट अचानक ही होगा, किसी दिन बता के नहीं होगा, बता देंगे तो आधे गायब हो जाएंगे। वो बताएंगे टेस्ट कराने भी नहीं आएंगे, वो आएंगे लड़कों का तो इतना खतरा नहीं रहता टेस्ट, क्योंकि लड़के अगर बोलते तो पता लग जाता है सामने वाले की बात करते हैं। लेकिन लड़कियों का तो ऐसा होता है ना कि वो सारों में बात कर लेती, पता ही नहीं लगता कि बातें नहीं हो रही। कई बार जैसे टेस्ट दे रहे हैं तो और वो चीटिंग कर लेंगे, तुम्हें नहीं पता लगेगा कि बात करके पूछ भी गई। इसलिए उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सब अलग अलग बैठे होंगे, किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं एसएससी जीडी में नहीं आती है, तो बाकी एसएससी हर एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आएगी, रेलवे के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आएगी, एसएससी जीडी में ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस नहीं है। यहाँ पता नहीं एसएससी को फॉर्म भी नहीं भरते ज़्यादा, किसी का सीजीएल सीएचएसएल का कोई फॉर्म भरा हुआ है करना चाहिए आपको, पेपर नहीं देते तो उसमें कौन सा अटेम्प्ट खराब हो रहा है पीछे पेपर तो 12th का भी होता है, एमटीएस भी होता है, और एमटीएस का तो थोड़ा आसान भी हो गया। मैथ में केवल क्वालिफाई में इंग्लिश और जीके बेसिक सिलेक्शन होती है, उसमें जो मेंस होता है उसमें मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाई कर लो, उसके बाद आपको जो मेरिट बनानी होगी वो केवल जीके और इंग्लिश में होनी चाहिए। लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी घटिया आती है हर बच्चा जाके कराता है उसमें ठीक ठाक नंबर, फोर्थ फिफ्थ वाली इंग्लिश दे देते हैं उसमें। एमटीएस की मैथ कॉल के लेना लगता है नाम में केवल एमटीएस लिखा हुआ है 10th उसकी क्वालिटी, लेकिन मैथ पर मतलब आप ये मान के चलो कि एक सेट देखोगे 3-4 ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे तो तुम्हें लगेगा ये 10th वाले सवाल नहीं है, खतरनाक सवाल नहीं, बड़ी अजीब टाइप की लैंग्वेज देके पूछ लेते हैं। उसमें 10th का आता भी कहाँ है? पिछली बार जीडी में 2023 में मैंने देखा सिंपली क्वेश्चन आया था रेशियो से रिलेटेड, रेटिंग का, और वो सवाल का मैथ से कोई लेना देना नहीं है, एवरेज रेटिंग पूछी थी और उसका कोई लेना देना नहीं, ना किसी ने पढ़ाया ना कोई जानता था ये चीज़ कि ये भी कोई पूछेगा, लेकिन कोई पेड़
हाँ वही मेरा मतलब है, जिन चीज़ों का कोई है नहीं। और ये केवल जब से टीसी से पेपर कराए तब से दिक्कत हुई। नहीं पढ़ी है? अच्छा बाकी जो लोग बीएससी कर रहे हैं उनके तो सबने पढ़ी होगी। जी सर। अब ये मतलब अपने अंदर डर बना लिया, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा एरिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पढ़ते हैं कुछ लिमिटेड चीज़ें ही पूछी जाए, बहुत ज़्यादा आप ये समझ लो लेंथी क्वेश्चंस आते भी नहीं है और उनके तरीके थोड़े शॉर्ट हो गए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं, जैसे वैल्यू को ठीक से लगा लेते हैं, ठीक है। पहले अगर समझ लेते हैं कोड में क्या है, पहले तो आप ये समझेंगे कि जो रेशियो होते हैं त्रिकोण के, उन्हीं पे पूरा जितने भी फॉर्मूले बने हुए हैं सब इसके रेशियो पे बने हुए हैं। रेशियो किसका? एक ट्रायंगल का रेशियो दिया गया है। अब
ट्राइंगल कैसा था? राइट एंगल। इस ट्राइंगल की साइड का रेशियो उसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई है। अगर हम बात करें जैसे इस वाले एंगल को हमने थीटा मान लिया, इस बात को ध्यान रखना कि जिस एंगल की बात हो रही होगी उसकी रिस्पेक्ट में जिस एंगल की बात हो रही होगी उसके सामने वाला जो होगा वो उसके लिए परपेंडिकुलर दिखेगा। परपेंडिकुलर का मतलब अगर आप इस वाले एंगल पे इस छोर पे खड़े होंगे तो ये जो आप साइड देखेंगे ये आपके लंबवत ही तो है, तो ये परपेंडिकुलर है। और जो पास वाली साइड है ये बेस होगी, यानी कि आधा। जबकि राइट एंगल ट्रायंगल में इसको कोई नहीं बदल सकता, जो 90 डिग्री के सामने होगा वो हाइपोटेनस होगा या फिर हम कह सकते हैं कर्ण, ये कभी नहीं बदल। अब कल को पता लगा इस वाले एंगल की मैं बात करूं यहां से देखता हूं तो ये थोड़े ना कि यही हमेशा परपेंडिकुलर है। अब इसके सामने जो होगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया यानी कि लंब, और इसके जो पास वाला है ये बेस हो जाएगा। क्योंकि अब आप यहां खड़े हैं तो ये वाली साइड आपके परपेंडिकुलर आएगी और हाइपोटेनस की पता। पाइथागोरस की थ्योरम आपको पता होगी, h² बराबर p² प्लस d², या फिर आप कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जब भी जरूरत होगी तीसरी साइड निकालने की हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये रेशियो क्या है? देखिए कुल मिला के आपके पास साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट, इतने रेशियो, इन्हीं रेशियो से पूरा बना हुआ है। अब रेशियो किसका है? देखो ऐसा है, कोई ऐसा नहीं है कि साइन कोई ऐसे रूप वाली कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है कि जब हमने बात की किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक पर्टिकुलर एंगल को लेके बात की तो इन्होंने कहा कि लंब का और कर्ण का जो अनुपात है वो बराबर रहता है, और इसी अनुपात को नाम दे दिया साइन का। अब जैसे अगर ये एंगल 30 का होगा तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? अभी तो बड़े नहीं होगा। जैसे ये एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा 30 डिग्री फिक्स कर दिया है तो ये वाला 60 हो जाएगा, तो इनके साइड का रेशियो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई ट्रायंगल बड़ा भी बनाएंगे तो इसके सिमिलर ही तो बनेगा, जिसके तीनों एंगल सेम होंगे तो ट्रायंगल तो सिमिलर ही बनेगा। तो इन्होंने ये कहा है एक आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, ये पता है क्यों पढ़ाया जाता है? ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप इसको आसानी से याद कर सके कि इनकी रेशियो क्या है। डायरेक्ट भी पूछ लेता है, कई बार ट्रायंगल बना के पूछ लेगा और आपसे कहेगा कि इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी। यहां से स्टार्ट करना, सबसे पहले साइन, फिर कॉस, और यहां पर क्या आएगा टेन। तो साइन कॉस टेन का रेशियो आप ऊपर से ही लिखेंगे, ठीक है। लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण, उसके बाद टेन की अगर हम बात करें तो टेन थीटा जो होगा वो होगा लंब बटे आधार, ठीक है। फिर किसी ने बात की इसके उल्टे का नाम क्या करें, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा? तो हमने नीचे से कुछ और नाम रखे, साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या हो गया। अब हम इनका जो रेशियो लिखते हैं वो नीचे से लिखते हैं और इनका रेशियो लिखते हैं। तो कॉसिक की अगर बात करें तो नीचे से आप देखो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, मतलब जो साइन होगा उसका उल्टा होगा कर्ण बटे लंब। ऐसे अगर हम बात करें सेक थीटा की तो नीचे की तरफ से देखेंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कॉट थीटा की बात करेंगे तो नीचे की साइड से आधार बटा लंब, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक सी बातें होगी। अब इनसे कुछ रिजल्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आप एक चीज देखिए, साइन थीटा जो होगा ना तो ध्यान से देखो, साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या है, कोसाइक। तो साइन थीटा और कोसिक थीटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 1 आता है। क्योंकि पता क्या है, अगर आपको पता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है और कोसिक थीटा इसका उल्टा कर्ण बटे लंब होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि जब सेम एंगल होगा तो साइन और कोसिक की मल्टीप्लाई करके सीधे रिजल्ट क्या आएगा,
अब इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर समझना चाहे तो ये भी कह सकते हैं साइन थीटा 1/cos थीटा होता है, होगा नहीं कि cos थीटा इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, cos थीटा जो होगा वो 1/sin थीटा होगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ठीक है, यही तो आएगा। तो ऐसी और दो कौन सी है, देखो cos थीटा का उल्टा कौन है, sec थीटा। तो cos थीटा को अगर आप sec थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, बताइए। वही सेम चीज अगर आपसे कभी कहा जाए cos थीटा को sec थीटा में चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/sec थीटा, और sec थीटा को cos थीटा में चेंज करना होगा तो 1/cos थीटा। tan और cot एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो जहां भी tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लाई में आ जाए तो समझ लो रिजल्ट क्या आएगा, एक करेगा। लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं हम एंगल चेंज ना हो, पता लगा यहाँ लिखा है tan थीटा और यहाँ लिखा है cot थीटा, आपने कहा तो एक ही रहेगा, क्या आएगा भाई? अगर हमें cot थीटा को tan थीटा में बदलना है तो 1/tan थीटा है, और tan थीटा को cot थीटा में बदलना है 1/cot थीटा। इतने फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन त्रिकोणमिति में फॉर्मूला के अलावा कुछ है भी नहीं। अगर आप साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करके देखें, देखिए यहाँ साइन थीटा और यहाँ क्या है cos थीटा, अगर डिवाइड करेंगे आप तो कर्ण से कर्ण हमारा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा लंब और नीचे क्या बचेगा, और लंब बटा आधार होता है वो क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा ये tan थीटा के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो डायरेक्ट रेशियो में सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसका उल्टा कर दें, cos थीटा ऊपर कर दें और sin थीटा नीचे कर दें, तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, अगर आप tan थीटा का उल्टा लिखेंगे तो इसका उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो cos थीटा ऊपर होगा तो cot थीटा हो जाएगा, और अगर sin थीटा ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये तो थे बेसिक रेशियो जिनसे पूरी त्रिकोणमिति बनेगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। सबसे पहले कम से कम जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो आइडेंटिटी है, उनको तो याद कर लो। एक दो सवाल तो सीधे वैल्यू पुटिंग पे ही याद आते हैं कि आपसे केवल ये कहेगा इसका मान कितना होगा, वैल्यू लगा दो टेबल से, बस आंसर आ जाएगा। तो इसलिए त्रिकोणमिति को जो चीजें आपके काम की कम से कम जिनसे आपका एक क्वेश्चन श्योर हो रहा है वो तो पढ़िए। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, चार। पूरा 360 डिग्री होता है, ये हम सभी को तो शुरुआत तो 0 डिग्री से ही होगी ना, तो यहाँ से 0 डिग्री से शुरुआत होगी, और ये वाला कितने डिग्री पहुंचेगा, 90 डिग्री। ये वाला कितने डिग्री पहुंचेगा, 180 डिग्री। फिर हमारा आएगा 270 डिग्री, और उसके बाद में ये 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही बात होगी, क्योंकि आप पूरा चक्कर लगा के यही आ गए वापस। 0 डिग्री में भी वहीं पे 360 डिग्री रोटेट होके भी वहीं आता हो। जैसे आप रोटेट हो गए और घूम के अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं तो आप 360 डिग्री घूम के आए, लेकिन अगर आप प्रारंभिक स्थिति की तुलना में आप कहेंगे कितना घूमे तो 0 डिग्री है, या कहीं पर तो 0 डिग्री 360 डिग्री एक ही बात। ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा ये हमारा 0 से लेके 90 के बीच में लिखता है। अगर कोई भी एंगल 0 और 90 के बीच में होगा तो वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, और जो 90 और 180 के बीच में होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर उसके बाद 180 और 270 के बीच में कोई एंगल है तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 270 से लेके 360 तक जो भी एंगल आएगा वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये तो क्वाड्रेंट हो गया, इनका बंटवारा लग गया, ठीक है। एंगल के हिसाब से बहुत मुश्किल है कि आपसे ये पूछे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ये बहुत सरल सवाल हो गया। जैसे अगर कल को आपसे पूछ लिया, आपसे कहा आप बताओ 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है, 4 से डिवाइड कर दिया।
45 × 3 यानी कि 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए? 90 और 180 के बीच में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन आगे आप समझो और क्या चीजें। और ये बात आप याद रखना कि कोणमिति में इसका बहुत यूज किया जाता है। आप समझ लेना, जहाँ पाई लिखा है इसका मतलब कितनी डिग्री है? 180। अगर कहीं पे 2 पाई लिखा है तो 360 डिग्री हो गया। पाई बटा 4 कर दिया तो 45 डिग्री हो गया। पाई बटा 2 कर दिया तो 90 डिग्री। पाई 180 डिग्री के बराबर है। अब आगे की कहानी समझो। क्वाड्रेंट डिसाइड कैसे होते? जैसे हम लोग 10th में तो यही पढ़ लेते थे कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियो होंगे, जितने भी वैल्यू होंगे, वो सबके सब पॉजिटिव होंगे। ये तो पढ़ लेते हैं। पहले क्वाड्रेंट में जो आएगा वो सारे वैल्यू पॉजिटिव। इसीलिए 0 से लेकर 90 तक की जो टेबल हमें त्रिकोणमिति में याद रखनी होती है, वो सब पॉजिटिव वैल्यू होती है। 90 के बाद नेगेटिव की शुरुआत होती है। तो कौन कौन से नेगेटिव रहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा नेगेटिव रहता है? एक तो साइन और कॉस। अब एक बात मुझे बताओ, अगर क्वाड्रेंट का जैसे हम लोग जानते हैं तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये पॉजिटिव होती है, नीचे वाली क्या होती है? नेगेटिव। राइट वाली पॉजिटिव होती है, लेफ्ट वाली नेगेटिव होती है। इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव हो गया, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो गया, राइट में बढ़ेंगे पॉजिटिव हो गया, नीचे आएंगे तो नेगेटिव हो गया। अब जो भी रेशियो है वो सब डिपेंड तो इन्हीं पे तो कर रहे हैं, आधार, लंब और कट, इन्हीं से तो हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो जैसे अगर मैंने यहाँ से एक लाइन खींची और ये कोण मैंने थीटा मान लिया, तो ये वाला हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये वाला क्या हो गया? बेस हो गया। और ये क्या हो गया? तो जब हम रेशियो में इस चीज को देखेंगे तो आपको पता है कि आपका जो बेस है वो नेगेटिव है, इधर की तरफ आ रहा है तो बेस तो नेगेटिव आ रहा है इसमें। अगर बेस नेगेटिव है तो आप ये देख लो कि किस किस में आधार आ रहा है, वो सभी तो नेगेटिव हो जाएंगे। आधार हमारा देखो इसमें भी आ रहा है, सेक वाले में, कॉट वाले में भी आ रहा है, और हमारा किस में आ रहा है? टेन वाले में भी आ रहा है, कॉस वाले में। ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। केवल पॉजिटिव कौन सा बचेगा? जिसमें आधार की यूज ही नहीं हो रही, साइन और कोसिक। साइन और कोसिक देखो दोनों उल्टे होते हैं, इसमें आधार का भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है? बेस नेगेटिव हो गया, तो जिसमें जिसमें बेस का यूज होगा वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो बचेगा कौन कौन? साइन और कोसिक हमारा पॉजिटिव होता है, और बाकी जितने भी रेशियो होंगे बचे हुए चार वो सभी क्या होंगे? नेगेटिव। इस वाले में अगर हम बात करें, यहां से चलिए हमने इसको खींच लिया। अब आप देखो इसको चलो, इसको थीटा मान लिया, तो आप ये देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर तो नेगेटिव हो गया हमारा, परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया, और बेस भी क्या हो गया? नेगेटिव। दोनों ही नेगेटिव है यहाँ, बेस भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव। लेकिन आप एक बात बताओ, फिर तो आप कहोगे बेस और परपेंडिकुलर का तो सब में यूज हो रहा है। नहीं, अब जहां पर भी लंब बटा आधार, जब दोनों चीजें नेगेटिव होंगी तो माइनस से माइनस कट नहीं जाएगा। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने के केस में क्या होगा? माइनस से माइनस तो कट जाएगा, यानी कि जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज हो रहा होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का यूज, लंब और आधार का यूज टेन में होता है। तो इस तीसरे क्वाड्रेंट में आपकी दो वैल्यू पॉजिटिव है, एक तो टेन और दूसरा। हालांकि आपको याद ही करना है, बस अगर समझ में आ जाए तो इस रीजन को ध्यान रख लेना, नहीं तो आप इस बात को याद रख लेना कि इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन कोसिक, इसमें टेन कॉट। आगे इस वाले क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो इस क्वाड्रेंट में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर आप यहां से बात करेंगे, ये एंगल हमने थीटा, तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो बेस पॉजिटिव है लेकिन परपेंडिकुलर क्या है? नेगेटिव। तो जिसमें जिसमें लंब का यूज हो रहा है वो आप भूल जाओ, और जिसमें लंब का यूज नहीं हो रहा है, किसमें किसमें नहीं हो रहा है? एक तो सेक में नहीं हो रहा है और दूसरा किसमें नहीं हो रहा है? कॉस में नहीं हो रहा है। तो सेक और कॉस ये दोनों ही एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। ये चारों क्वाड्रेंट में आपको बिल्कुल उंगलियों में रखना है कि जब भी जरूरत पड़े किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। कई बार वो कंडीशन लिख देते हैं, थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमें सोचना पड़ता है कि यहाँ पर साइन की जो वैल्यू होगी ना वो पॉजिटिव होगी, या फिर कॉस की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, तो उस हिसाब से आंसर भी मार्क करना होता है। अब इसका यूज क्या है वो समझ लेते हैं। पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव है। अच्छा एक बात बताइए, 90 से कम कोई भी एंगल आएगा तो इसी में आएगा ना, यानी 90 माइनस थीटा वाला।
ये जो लाइन होती है 90 वाली, और जो 270 वाली, ये होती है चेंजिंग लाइन। यहाँ पर चेंज होता है, इंटरचेंज होता है। कैसे इंटरचेंज होगा वो अभी मैं बता रहा हूँ। ये इंटरचेंजिंग लाइन होती है। और ये जो 360 और 180 वाली लाइन होती है, ये चेंज नहीं होती, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब साइन का वैल्यू साइन में ही चेंज होगा, कॉस का वैल्यू कॉस में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज कैसे होता है? जब भी इंटरचेंज करोगे तो साइन का इंटरचेंज कॉस में होता है, ठीक है, और कॉस का इंटरचेंज किसमें होता है? साइन। ऐसे अगर tan का इंटरचेंज करेंगे तो कॉट में होगा, कॉट का इंटरचेंज किसमें होगा? tan में होगा। कॉसिक का इंटरचेंज sec में होगा, और sec का इंटरचेंज cos में। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। पता है क्या है? जब 90 में से किसी एंगल को घटाते हैं, जैसे साइन है वाला, हमने कहा 90 माइनस थीटा है, तो साइन देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और 90 का यूज कर रहे तो इंटरचेंज करोगे, साइन का इंटरचेंज किसमें होगा? cos में होगा। और आपको पता है इसमें तो सभी वैल्यू कैसी होंगी? अगर हमने कहा cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। तो cos का इंटरचेंज किसमें होगा? साइन में। ऐसे ही अगर हम बात करें tan 90 माइनस थीटा, तो cot में चेंज हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा tan में चेंज हो जाएगा। एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। cosic 90 माइनस थीटा, cosic का इंटरचेंज किसमें होगा? sec। sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा? cosic में। अब ये थीटा वाला कुछ नहीं, जब भी जैसे कल को पता लगा यहाँ पर लिखा है sin, तो sin tan को अगर cos में बदलेंगे तो 90 में से घटा के ही बदल सकते हैं। तो 90 में से 10 घटा दो, कितना बचा? 80। तो ये दोनों जो वैल्यू होंगी ना, ये आपस में क्या होंगी? बराबर। इंटरचेंज हो रही है ना। अगर हम इंटरचेंज करेंगे ना साइन का cos में या tan का cot में, तो ये बराबर तभी हो सकती है जब इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 80 प्लस 10 कितना होगा? क्योंकि 90 में से घटा के तो इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इनके बराबर होने का एक ही कंडीशन है। इसका मतलब इन दोनों का जो टोटल होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 यही लिखो, और इस पे सवाल पूछे जाते हैं। अगर कभी आपसे कहते हैं साइन और कॉस आपस में बराबर है, तो साइन a cos b के बराबर है। tan का इंटरचेंज cot में होता है, तो tan a अगर cot b के बराबर हो जाए, या फिर cosic a sec b के बराबर हो जाए, ये बराबर दिख जाए तो आप समझ लेना इन तीनों का एक ही रिजल्ट है। इसका मतलब a प्लस b कितना होगा? अब आपसे सवाल क्या पूछने का? आपसे सिर्फ इतना लिखने का, आपसे कहेगा tan 3x बराबर cot 2x। आप इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे, हो जाएगा सॉल्व, और करके लिखें हम लोग। लेकिन आपको ध्यान रखना है tan और cot बराबर है, तो इन दोनों का टोटल 90 है। इसका मतलब 3x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका मतलब इन दोनों का टोटल कितना होगा? और x का मान अगर आपसे पूछ भी लेगा तो कितना आ जाएगा? तो देखो जरा इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हाइपोटेन्यूज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में देखो हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी तो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा यहाँ पर बेस जो है नेगेटिव आ गया, मैंने कहा -5 है, स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट तो प्लस में आएगा 25। तो ये स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है, इनके टोटल के बराबर होता है, तब नेगेटिव होता है। हाइपोटेन्यूज हर हाल में पॉजिटिव ही रहेगा किसी भी क्वाड्रेंट में।
यहाँ पर 270 में जब आएगा मतलब आंसर तब भी तो चेंज होगा ना। हाँ, ये इंटरचेंज 90 और 270 दोनों पे, और 180 और 0 पे और 360 पे चेंज नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर ये चीज़ तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी ना कि 270 वाला है a + b या फिर 90 वाला। मतलब आपका नहीं है, अभी मैं सारे फॉर्मूले लिखा हूँ ना 360। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा 270 माइनस लिखे या 180 प्लस लिखे। तो पता क्या है, जब 180 प्लस से लिखोगे तब भी रिजल्ट नहीं आएगा, 270 माइनस लिखोगे तब भी नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फॉर्मूले लिखेंगे तो देखो अभी वैल्यू निकाल के जैसे कई बार ऐसे पूछ लेता है कि आपसे पूछ के tan 405 डिग्री किसके बराबर है, बड़े बड़े वैल्यू से तो इसी तो क्वाड्रेंट से तो निकलते हैं। लेकिन इसका साइन डिपेंड करता है, जैसे tan मतलब ऐसा है जैसे आप सोचो 210 डिग्री निकालना है तो इसको आप 270 माइनस 60 भी लिख सकते हो और 180 प्लस 30 दोनों तरीके से लिख सकते हैं ना। अब अगर आप जैसे सोच रहे हो कि हमें साइन का निकालना है, तो मैंने यहाँ साइन लिया, साइन 180 प्लस 180 वाला चेंज तो होता ही नहीं, चेंज नहीं होगा, क्या आएगा यहाँ साइन, यानी कि साइन 30 डिग्री तो आ गया। अब तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया तो tan और क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये जो आएगा ये नेगेटिव आएगा। अब अगर हम इसमें देखें 270 माइनस 60 साइन वाले केस में, तो यहाँ पर 60 आएगा, लेकिन किसका आएगा, cos का आएगा। आपको पता है यहाँ भी tan और cot तो पॉजिटिव रहते हैं तो माइनस cos 60, साइन 30 और cos 60 की वैल्यू तो बराबर ही आती है, क्योंकि इनका टोटल 90 है तो वैल्यू तो बराबर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। वो जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, वो वाले कैसे होता है, इसी पे डिपेंड होता है। इससे होता है साइन क्या होता है हमारा, लंब बटा कॉस होता है आधार बटा, तो जब इनके स्क्वायर को ऐड करेंगे आप तो ये पता क्या आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, ये होता ही कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। फोटो तुम लोगों ने डाल दी थी ग्रुप पे सोते हुए, उसका नाम मिथिलेश है। सीधे वाली बात नहीं, किसी को बेवजह परेशान मत करो, तुम्हारा क्या बात नहीं होता है, ऐसा जैसे नहीं होता ना दुनिया। तो देखते क्या तो पता नहीं उसका फ्यूचर कितना ब्राइट लिखा हो। नहीं मिथिलेश नाम सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख लोगे।
वायरल लोग होते हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं पब्लिक में या कहीं, वो 80-90% ड्यूटी बोल रहे हैं। उनने इतना स्ट्रगल किया नहीं होता जितना वो बताते हैं आगे कैमरा के सामने, हमने ये स्ट्रगल किया नहीं होता है। नाम तो मैंने एक है बहुत वायरल फीचर है, मैंने अपना पूरा दिन पार्ले जी बिस्किट खा के पार्ले जी बिस्किट खा के पूरा दिन बिता लिया। चलो मान भी लिया, हो सकता है समस्या है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, उन्होंने बीटेक किया, एमटेक किया, पार्ले जी बिस्किट से जीवन बिताने वाला बीटेक एमटेक कर लेगा? पार्ले जी वो वाला होगा 20 वाला बादाम ना बादाम खाने से ऐसा तो नहीं आता, अगर बादाम से आपको वो तो सप्लीमेंट आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप सप्लीमेंट की जरूरत तब होती है जब आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, आप खाना नहीं खा रहे तो जरूरत होगी। चलो अरे अब शांत हो जाओ, पढ़ लो। तुम लोगों से अगर कोई बात डिस्कस कर लो तो फिर तुम बिल्कुल उसमें पीएचडी कर डालते, तुम सोचते हो आज कुछ छोड़ना नहीं है इस बारे में। चलो ये तो बात हमने समझ ली। अब कुछ चीजें हैं बेसिक सी। एक तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने लिखा ही दिया कि अगर ये बराबर दिख जाए तो समझ लेना दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 90 आएगा। कई बार डायरेक्ट एग्जामिनर ये बात पूछ लेता है अगर साइन ए बराबर cos b तो कौन सा बदल सकते हैं, तो a + b 90 ऑप्शन में मिल जाएगा या फिर मिलेगा π/2। ठीक, आगे देखो साइन और कॉसिक एक दूसरे के जस्ट व्युत्क्रम में तो होते हैं। ठीक है, अभी इंटरचेंजिंग वाले मैंने 90 वाले केवल लिखा है, बाकी में सारे लिखा होता है। कॉसिक का इंटरचेंज किसमें होता है? सेक में। सेक का इंटरचेंज कॉसिक में होगा। ऐसे अगर हम किसी एक को इंटरचेंज कर लें, जैसे आप यहां पर देखिए मैंने लिखा यहां पर 40 और यहां पर लिखा 50। या फिर मैंने tan की कोई वैल्यू ली, tan 10 और tan 80 ले ली। cot की कोई वैल्यू ले लीजिए, cot 25 और cot 65, टोटल 80 रखना है। ठीक है, अभी केवल आप समझने की कोशिश करना। उसके बाद आप जो ये साइन और से cos और cos, आप देखो सबका टोटल मैंने 80 रखा है। ये चार बेसिक चीजें हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है और पूछा जाएगा। आप एक चीज जरा ध्यान से देखो, जो चीजें हमने यहाँ पर लिखी है उसी का बस थोड़ा सा कन्वर्जन करना है। अगर cos को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? sec हो जाएगा। तो इसीलिए साइन के साथ मैंने किसको लिख दिया? sec। अब देखो साइन 40 को इंटरचेंज करो cos में। अभी बताया था 90 में से घटाना पड़ता है जब साइन का इंटरचेंज किसमें करते हैं? cos। तो 90 में से 40 माइनस करना पड़ेगा। अगर 90 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई? 50 आ जाएगा। यानी कि ये cos 50 है और यहाँ पर आपने देखा क्या है? sec 50। cos और sec एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आप cos को sec बनाओगे तो 1/sec 50 लिख सकते हो और यहाँ पर पहले से ही sec 50 है। तो आप ये बताइए sec 50 से sec 50 पूरा कैंसिल हो गया, क्या आएगा रिजल्ट? तो ये चार रिजल्ट है, इन चारों को आप ध्यान से लिख लो। अगर कभी भी आपसे sin A into sec B, ठीक है, बराबर आपसे कोई कह दे कितना है? 1, या फिर आपसे कोई कह दे cos A into cosec B बराबर 1। tan वाले cot वाले तो इसलिए हो गए क्योंकि tan का इंटरचेंज भी cot में होता है और यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट में tan और cot का ही यूज कर रहे थे हम लोग। तो tan A into tan B हो जाएगा बराबर 1, या फिर यहाँ पर दोनों cot A into
cot b बराबर a। ये तभी सभी पॉसिबल हो सकते हैं जब यहाँ पर a प्लस b कितना होगा, 90। इन पे आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, ये आपको लिखना नहीं है। अब इसमें जरा कुछ सवाल कर लेते हैं, आप समझ जाओगे कि मैं चलो क्वेश्चन नंबर 3।
सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए। देखिए कॉसिक और सेक बराबर दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 90 होगा। तो 3 थीटा प्लस 10 है, ठीक है। और इधर वाला हमें क्या मिला है, 2 थीटा माइनस 5। ये दोनों का जो टोटल होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर। तो 3 थीटा और 2 थीटा को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 5। 10 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचा 5, और ये 5 इधर आके माइनस कर लो, तो इधर आ जाएगा कितना 85। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 से 85 को भाग करने पर यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 17। ठीक है, सीधे कॉन्सेप्ट है। और पहली बात तो ये इतना ज़्यादा है नहीं, 91 की कॉन्सेप्ट है ज़्यादा। यहाँ पर देखो 10 और 10, अगर जैसे याद ना हो पाए तो आप ऐसे याद कर लो, 10 और 10 हो, कॉट और कॉट, कॉसिक और कॉस, साइन और सेक। इस तरीके से आप अपना दिमाग में स्ट्रक्चर लेके चलो। आपने देखा 10 और 10 एक दे रखा, क्या बताया मैंने, 10 और 10 का मल्टीप्लाई तो तभी आएगा जब a + b 90 हो। तो दोनों एंगल यहाँ पर हमें 4a दे रखा है और यहाँ पर कितना दे रखा है, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो 90 के बराबर होना चाहिए। 4a + 5 किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 9a हो गया, और 9a की वैल्यू कितनी है 90, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। सेम ये वाला भी हो जाएगा। अगर cos और cosic, अरे सॉरी ये सही कर लेना, एक होगा इसका, ठीक है। cos और cosic का मल्टीप्लाई करने पर एक आ रहा है, तो दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। तो आप अपने आप निकाल लें इसमें x की वैल्यू माइनस का कैसा, क्या चीज, माइनस में आ रहा है, इसका माइनस में आ रहा है। सर ये बिना वन इक्वल करके भी तो सॉल्व हो जाएगा, बिना इक्वल करे तो मतलब हो जाएगा सर सॉल्व। क्या चीज, बिना इक्वल वन लिखे भी तो सॉल्व हो रहा है। बिना इक्वल 1 लिख के कैसे सॉल्व कर दोगे, वैल्यू तो x की निकालनी है। यहाँ पर जब 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। अरे भाई वैल्यू x की निकालनी है, इसका मान नहीं पता करना है। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तुम जो निकाल रहे हो तुम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो। इसका नेगेटिव आ रहा है x का मान, कोई दिक्कत नहीं, x का मान नेगेटिव हो भी सकता है, एंगल नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन x का मान तो हो सकता है। 90 - 2x + x - 45 ये बराबर किसके होगा, 90 के होगा। तो देखो +90 से +90 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। x और -2x माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस का 45 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू है वो -45 आ रहा है। कोई बात नहीं, माइनस में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पर -45 लगाएंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, ये अपने आप कर लेना। इन दोनों को जोड़ के कितना लाना है, 90। ये वाला सवाल ले लिया था, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं। यहाँ पता है या तो sin cos या cot tan या sec और cosec, जो इंटरचेंज होते हैं वही पेयर दे रखे होंगे। अब होगा क्या, अगर हम cos का इंटरचेंज कर दें किसमें, sin 68 डिग्री है ना, इसको आप मत चेंज करो, आपको cos 22 डिग्री को चेंज करना है sin में बस। ऐसे थोड़ा ना कैंसिल कर पाएंगे, इंटरचेंज करने के लिए 90 में से माइनस भी तो करना पड़ता है। तो 90 में से 22 माइनस करो। अगर आप 90 में से 22 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 68। यानी कि cos का इंटरचेंज sin में करने पर ये कितने डिग्री बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं cos 22 और sin 68 बराबर ही तो है। आपने इसको इंटरचेंज करके लिख दिया sin 68, एक लाइन खराब की, इससे ये वाला पूरा कट जाएगा, यानी आंसर यहाँ से कितना निकलेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 2 cot 15 है, 10 का इंटरचेंज cot में करेंगे तो 90 में से घटा के करेंगे, 90 में से 75 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। अगर 10 75 है, 90 में से 75 घटाओ कितना बचेगा, 15। और 10 का इंटरचेंज होगा किसमें, cot में। तो हम 10 75 को लिख सकते हैं cot 15। तो cot 15 ऊपर भी है नीचे भी कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी sec 20 है और 90 में से 70 घटाएंगे तो नीचे भी तो 20 ही बचेगा, और cosec का इंटरचेंज किसमें होता है, ये भी कट जाएगा। तो +2 -2 तो 0 हो गया, आंसर कितना आएगा। आप ऐसे याद रखो, जब भी आपको ये इंटरचेंजिंग वाले पेयर मिलना है डिवाइड में, आप भी ये चीज ध्यान रखो, टोटल 90 तो बराबर होंगे। अब आपने देखा कि sin का इंटरचेंज cos में हो रहा है, तो इनका टोटल भी 90 तो नहीं है, 68 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 + 22 होता है कितना। इसका मतलब इंटरचेंज करने में ये बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर आपने देखा cot का इंटरचेंज 10 में होता है,
15 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? ये बराबर ही तो होते हैं क्वार्ट और 10। अगर टोटल 90 है तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैसे होंगी? तो हमारा ये नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। ऐसे ही आप सेक और कोसेक का इंटरचेंज देखते हैं, तो यहाँ पर अगर 20 और 70 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? इसका मतलब दोनों बराबर है, तो ये भी कट जाएगा। तो आप पूरा सॉल्व करने के चक्कर में पेपर में मत बैठे रहना, आपको केवल ये चेक करना है कि अगर साइन कॉस इंटरचेंज होते हैं तो इनका टोटल 90 होता है, तो ये बराबर हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, टाइम कितना हुआ? काली रात भी तो होती है। कोई भी स्ट्रीम पढ़ो, कम से कम इतना कोशिश करो कि 10th तक आप मैथ से ही पढ़ें, क्योंकि आगे आप कंपटीशन में बैठोगे तो बहुत दिक्कत करता है अगर आपने 10th तक से मैथ नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं है कि जिन्हें 10th तक मैथ नहीं पढ़ी उनको आगे आ ही नहीं सकती कभी, ऐसा थोड़ा ना होता है, लेकिन फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा उस चीज़ को डेवलप करने में। tan और tan, cot और cot, cosec और cos, sin और sec। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी आई हुई है ग्रुप सी की, अच्छी पोस्ट है उसमें, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, टाइपिंग वाली भी पोस्ट है, लेकिन कंपल्सरी उसमें से हाई कोर्ट में ही बैठना है, ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठ रही है कम है उससे, मतलब देखो एक चीज़ और भी है ना, तुम भागदौड़ भी नहीं करते, इलाहाबाद में पहुँच गए तो वहीं रहोगे ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ट्रिपल सीट में कंपल्सरी क्या मुझे लग रहा है कि यहाँ बैठ देते बैठ का एग्जाम देता है कोई तैयारी तो कंपल्सरी नहीं कर रहे ना, बैठ देते हो ना ट्रिपल सी करते हो ना, फॉर्म डालते हो। पिछली बार नहीं होता, लेकिन अब वैकेंसी आएगी तो 2023 वाले से आएगी, जो भी वैकेंसी अब आएगी। अब जो 2024 का बैठ है 25 की जो वैकेंसी आएगी वो 24 की बैठ गई, देना चाहिए बैठ, क्या है सर कह रहे थे कि हमसे नहीं हुआ से कैसे हो जाएगा, तब था पिछली बार। अगर यूपी में जॉब चाहिए, यूपी की वैकेंसी चाहिए तो पैड और कटौती तो कर ही देनी चाहिए, बाकी आप सेंट्रल के अंदर नोट हो गया।
कितना बचे? टेबल हो जाएगी। एक टेबल जो फिक्स वैल्यू है जो आपको याद रखनी है 0 से लेके 90 तक। देखो केवल शुरुआत के स्तर पर आप साइन की वैल्यू याद कर लो 0 से लेके 90 के बीच में फिक्स रेशियो है जी। अब अगर आपने ये याद कर लिया तो cos 10 cot cos 6 है, टेबल बनाना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और धीरे धीरे करके जब वैल्यू लगाने लगोगे तो याद भी हो जाएगी। अब जैसे पता है क्या cos जो होता है ना वो साइन का इंटरचेंज होता है। मतलब आप देखो 90 और 0 का टोटल 90 होगा, 30 और 60 का टोटल 90 होगा, 45 तो कॉमन ही है। तो इसको उल्टा करके लिखो। आप यहाँ से शुरू कर दो 0 फिर 1/2 फिर आएगा 1/√2 उसके बाद √3/2 और उसके बाद आएगा 1। क्योंकि होता क्या है ना कि आपको पता लगा केवल एक वैल्यू पुटिंग वाला सवाल ही दे दिया आपसे, कह दिया sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 90 कितना होगा, तो वैल्यू तो लगानी उसको और कुछ करना भी नहीं। जो वैल्यू sin 0 की होगी वही वैल्यू cos 90 की होगी, क्योंकि 0 और 90 को जोड़ते तो 90 तो आता है। जो sin 30 की होगी वही cos 60 की होगी। 30 और 60 कितना होता है? अभी बताया sin cos केवल टोटल 90 पे ही बराबर हो सकती है। tan क्या होता है? sin बटा cos। तो अगर आप भाग करेंगे 0 को 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 1/2 से √3/2, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचेगा √, ये पूरा कट गया तो क्या बचेगा 2 से 2 कट जाएगा √3। 1 से 0 अगर 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इनफिनिट। कई जगह पर इनडिफाइन लिख दिया जाता है, उससे इतना मैटर ही कभी पूछा भी नहीं जाता। अब cot की बात करो, cot tan का उल्टा होता है ना, इसको उल्टा करके लिखो। पहले लिखेंगे इनफिनाइट फिर √3 फिर 1 फिर 1/√3 और लास्ट में क्या आ जाएगा 0। ठीक, आप देखो 0 से लेकर इनफिनाइट तक हमने यहाँ लिखा और यहाँ भी 0 से लेकर इनफिनाइट तक सेम वैल्यू लिखा। cosec होता है साइन का उल्टा, 0 का अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 को पलट के लिखेंगे 2/1, 1/√2 को पलट के लिखेंगे √2/1 और √3/2 को पलट के लिखेंगे 2/√3 और 1 का व्युत्क्रम 1। इसका उल्टा लिखेंगे तो sec की वैल्यू आ जाएगी। अब ये टेबल आपको करनी आती है क्योंकि पेपर में इतना टाइम मिलेगा नहीं कि पता लगा पहले टेबल लिख देंगे फिर उसके बाद हम वैल्यू लगाएंगे। याद करनी कैसे करनी है वो आप अपने आप से देख। मैं तो कहूँगा कि सवाल लगा लो, 100 वैल्यू लगा के आपको अपने आप याद हो जाएगा।